एवरीवन, आज हम इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन के पार्ट 2 को डिटेल में पढ़ेंगे जो कि सिटीजनशिप से रिलेटेड है। ये पार्ट कॉन्स्टिट्यूशन के आर्टिकल 5 से 11 तक कवर करता है। अब आप सोचेंगे कि सिटीजनशिप इतना इम्पॉर्टेंट क्यों है? तो सिटीजनशिप एक्चुअली वो लीगल बॉन्ड है जो एक इंडिविजुअल को स्टेट के साथ कनेक्ट करता है। जब तक आप सिटीज़न नहीं हो तब तक आपको फंडामेंटल राइट्स का फुल प्रोटेक्शन नहीं मिलता है। आर्टिकल 14 से लेकर के आर्टिकल 32 तक जो राइट्स हैं वो प्राइमरीली सिटीजन्स के लिए हैं। ऑल्दो कुछ राइट्स जैसे आर्टिकल 14, 20, 21, 22 एलियंस को भी मिलते हैं। तो सिटीजनशिप एक्चुअली डिटरमिन करता है कि आप इस नेशन के मेंबर हो या नहीं, और इसके साथ आपकी ड्यूटीज़ और राइट्स दोनों के दोनों ही अटैच्ड हैं। एक इंटरेस्टिंग पॉइंट यहाँ ये नोट करना चाहिए हमें कि कॉन्स्टिट्यूशन मेकर्स ने सिटीजनशिप को फंडामेंटल राइट्स के चैप्टर के जस्ट बाद नहीं रखा, बल्कि उससे पहले रखा है। पार्ट 2 है सिटीजनशिप, पार्ट 3 है फंडामेंटल राइट्स। इसका रीज़न ये है कि पहले ये स्टैब्लिश होना चाहिए कि कौन सिटीज़न है, तभी तो उसको राइट्स मिलेंगे। ये एक लॉजिकल सीक्वेंस है जो कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली ने डेलिबरेटली अडॉप्ट। अब हम बात करेंगे हिस्टोरिकल कॉन्टेक्स्ट और नीड फॉर सिटीजनशिप प्रोविजंस। पार्टीशन का टाइम याद करें, 1947 को मिलियंस ऑफ पीपल इंडिया और पाकिस्तान के बीच मूव कर रहे थे। मैस माइग्रेशन हो रहा था, कम्युनल वायलेंस था, लोग अपने घर छोड़कर भाग रहे थे। ऐसे में सबसे बड़ा क्वेश्चन था कि कौन इंडियन सिटीज़न होगा। जो लोग पाकिस्तान चले गए, क्या वो वापस आकर सिटीज़नशिप क्लेम कर सकते हैं? जो लोग पाकिस्तान से इंडिया आए, उनका क्या स्टेटस होगा? सो कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली के पास ये बहुत कॉम्प्लेक्स टास्क था कि एक ऐसी सिटीजनशिप फ्रेमवर्क बनाएं जो पार्टीशन के इमीडिएट आफ्टरमैथ को एड्रेस करे और साथ ही फ्यूचर के लिए भी एक परमानेंट मैकेनिज्म स्टैब्लिश करे। इसीलिए अगर आप आर्टिकल 5 टू 11 को देखेंगे तो इनमें से ज़्यादा आर्टिकल्स पार्टीजन के टाइम की स्पेसिफिक सिचुएशंस को एड्रेस करता है, जबकि आर्टिकल 11 पार्लियामेंट को पावर देता है कि वो फ्यूचर में सिटीजनशिप के बारे में लॉ बनाए। अब हम आर्टिकल्स पे आते हैं, तो आर्टिकल 5 की बात करते हैं। आप स्क्रीन पे देख सकते हैं कि बेयर आर्टिकल्स भी लिखे हुए हैं। सो आर्टिकल 5 सबसे बेसिक प्रोविज़न है जो स्टैब्लिश करता है कि कॉन्स्टिट्यूशन के कमेंसमेंट के टाइम, दैट इज़ 26 जनवरी 1950 को कौन ऑटोमेटिकली इंडियन सिटीज़न बनेगा। इस आर्टिकल के अंडर 3 कंडीशंस हैं और इनमें से कोई भी एक फुलफ़िल होनी चाहिए। जो पहली कंडीशन ये है कि जो पर्सन है इंडिया के टेरिटरी में बॉर्न होना चाहिए। ये जस्ट सोली प्रिंसिपल है, यानी सिटीजनशिप बाय बर्थ ऑन द सॉइल। दूसरी कंडीशन ये है कि पर्सन के पेरेंट्स में से कोई एक इंडिया में बॉर्न होना चाहिए। ये जस्ट सैंग्विनिस प्रिंसिपल का पार्शियल एप्लीकेशन है, यानी सिटीजनशिप बाय ब्लड। तीसरी कंडीशन ये है कि जो पर्सन है कॉन्स्टिट्यूशन के कमेंसमेंट से पहले कम से कम 5 साल तक इंडिया में ऑर्डिनरीली रेजिडेंट रहा हो। लेकिन यहाँ एक बात बहुत इम्पॉर्टेंट कंडीशन है जो कॉमन है सबके लिए। ये 3 कंडीशंस के साथ एक एडिशनल रिक्वायरमेंट है कि पर्सन का डोमिसाइल इंडिया में होना चाहिए। डोमिसाइल का मतलब है कि परमानेंट होम होना चाहिए, जहाँ पर्सन का इंटेंशन है परमानेंटली रहने का। तो सिर्फ बर्थ या रेजिडेंस इनफ नहीं है, डोमिसाइल भी ज़रूरी है।
अब आर्टिकल 6 पे आते हैं। आर्टिकल 6 स्पेसिफिकली उन लोगों के लिए है जो पाकिस्तान से इंडिया माइग्रेट करके आए। ये आर्टिकल पार्टीशन के कॉन्टेक्स्ट में एक्सट्रीमली इम्पॉर्टेंट था क्योंकि बहुत सारे लोग, लैक्स ऑफ पीपल, स्पेशली हिंदूज, सिख्स, पाकिस्तान से इंडिया शिफ्ट हुए थे। आर्टिकल 6 के दो कैटेगरीज हैं बेस्ड ऑन व्हेन दैट पर्सन माइग्रेटेड टू इंडिया। पहली कैटेगरी है उन लोगों की जो 19 जुलाई 1948 से पहले इंडिया आए। अगर कोई पर्सन इस डेट से पहले आया और उसके बाद से वो इंडिया में ऑर्डिनरीली रेजिडेंट रहा तो वो ऑटोमेटिकली सिटीज़न बन जाएगा। यहाँ कोई रजिस्ट्रेशन या फॉर्मेलिटी की ज़रूरत नहीं थी। दूसरी कैटेगरी है उन लोगों की जो 19 जुलाई 1948 को या उसके बाद इंडिया आए। इन लोगों के लिए एक एडिशनल रिक्वायरमेंट थी, इन्हें अपने आप को सिटीज़न के तौर पर रजिस्टर करना पड़ता था और रजिस्ट्रेशन के लिए कंडीशन ये थी कि वो रजिस्ट्रेशन कम से कम 6 मंथ्स पहले से इंडिया में रेजिडेंट होना चाहिए। ठीक है। रजिस्ट्रेशन डोमिनियन ऑफ इंडिया की गवर्नमेंट के द्वारा अपॉइंट किए गए ऑफिसर्स के पास होना था। अब 19 जुलाई 1948 की डेट का सिग्निफिकेंस क्या है, यही पर्टिकुलर डेट क्यों चुना गया? ये वो डेट है जब परमानेंट सिस्टम इंट्रोड्यूस हुआ था जो पाकिस्तान से इंडिया आने वाले माइग्रेंट्स के लिए एप्लीकेबल था। इससे पहले जो लोग आए उनके लिए रिलेटिवली ईजियर प्रोविजंस थे, बाद में आने वालों के लिए रजिस्ट्रेशन मैंडेटरी थी। अब आर्टिकल 7 जो है वो राइट्स ऑफ सिटीजन ऑफ सर्टन माइग्रेंट्स टू पाकिस्तान की बात करता है। तो आर्टिकल 7 एक बहुत ही इंटरेस्टिंग और थोड़ा कंट्रोवर्शियल प्रोविजन है। ये उन लोगों के बारे में है जो इंडिया से पाकिस्तान गए लेकिन फिर वापस इंडिया आ गए। बेसिक रूल ये है कि अगर कोई पर्सन 1 मार्च 1947 के बाद पाकिस्तान माइग्रेट कर गया तो वो आर्टिकल 5 या आर्टिकल 6 के अंडर सिटीजन नहीं माना जाएगा, चाहे वो कंडीशन सेटिस्फाई भी करता हो। लेकिन इस रूल का एक एक्सेप्शन है। अगर ऐसे लोग जो पाकिस्तान गए थे वो इंडिया वापस आ गए हैं अंडर अ परमिट फॉर रीसेटलमेंट और परमानेंट रिटर्न, तो वो आर्टिकल 6B के प्रोविजन के अंडर सिटीजनशिप के लिए एलिजिबल हो सकते हैं। मतलब उन्हें भी रजिस्टर करना पड़ेगा और 6 मंथ्स रेजिडेंस की जो कंडीशन है वो सेटिस्फाई करनी पड़ेगी। ये प्रोविजन एक्चुअली उन लोगों के लिए रिलीफ प्रोवाइड करता था जो पैनिक में पाकिस्तान चले गए थे लेकिन बाद में रियलाइज़ किया कि उनका एक्चुअल होम इंडिया है और वो वापस आना चाहते हैं। कॉन्स्टिट्यूशन ने उन्हें एक सेकंड चांस दिया लेकिन थ्रू अ regulated process with permits which made sense, right? अब हम बात करते हैं आर्टिकल 8। आर्टिकल 8 जो है वो राइट्स ऑफ सिटीजनशिप ऑफ सर्टेन पर्सन्स ऑफ इंडियन ओरिजिन रिजाइडिंग आउटसाइड इंडिया, इससे कंसर्न है। अब आर्टिकल 8 ओवरसीज इंडियंस के लिए है, स्पेसिफिकली वो लोग जो इंडिया के बाहर किसी दूसरे कंट्री में रहते थे कॉन्स्टिट्यूशन के कमेंसमेंट के टाइम पे। अगर कोई इंसान या उसके पेरेंट्स या ग्रैंड पेरेंट्स में से कोई इंडिया में बॉर्न था एज डिफाइंड इन गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935, तो ऐसे पर्सन इंडियन सिटीजनशिप के लिए एलिजिबल थे। लेकिन यहाँ भी एक रिक्वायरमेंट थी, ऐसे लोग जो लोग बाहर रह रहे थे उनको ना डिप्लोमेटिक या कंसुलर रिप्रेजेंटेटिव ऑफ इंडिया के थ्रू रजिस्ट्रेशन करनी पड़ती थी जो उस कंट्री में था जहाँ वो इंडिविजुअल रह रहा है। ये प्रोविजन मेनली उन इंडियन डायस्पोरा मेंबर्स के लिए था जो ब्रिटिश कॉलोनीज में सेटल हो गए थे, जैसे कीनिया, युगांडा, साउथ अफ्रीका, फिजी या फिर कोई भी अलग अदर कंट्रीज जो कि ब्रिटिश कॉलोनीज थे। इस आर्टिकल का एक इम्पॉर्टेंट एस्पेक्ट ये है कि ये जस्ट सैंग्विनस प्रिंसिपल को एक्सटेंड करता है बियॉन्ड इमीडिएट पेरेंट्स टू ग्रैंड पेरेंट्स भी। तो
अगर आपके ग्रैंडफादर इंडिया में बॉर्न थे और आप किसी दूसरे कंट्री में पैदा हुए अ, और वहाँ रह रहे हो, तब भी आप इंडियन सिटीजनशिप क्लेम कर सकते थे रजिस्ट्रेशन के थ्रू। अब आर्टिकल 9 जो है, पर्सन्स वॉलंटरली एक्वायरिंग सिटीजनशिप ऑफ फॉरेन स्टेट। आर्टिकल 9 एक नेगेटिव प्रोविजन है जो सिटीजनशिप को डिनाई करता है सर्टेन पर्सन्स को। इसके अंडर अगर कोई पर्सन वॉलंटरली किसी फॉरेन स्टेट की सिटीजनशिप एक्वायर कर लेता है तो वो इंडियन सिटीजन नहीं रहेगा। आपने सुना होगा कि ट्विटर पे बहुत सारे लोग सेलिब्रिटीज़ स्पेशली को इस बात के लिए काफ़ी ट्रोल करते हैं। जैसे उनमें से अक्षय कुमार कभी भी प्रो गवर्नमेंट बात कहता है या फिर जिंगोइस्टिक बातें करता है, तो लोग उसको पॉइंट आउट करते हैं कि वाई हैव यू गिवन अप योर सिटीजनशिप। सो ये प्रोविजन इस प्रिंसिपल पर बेस्ड है कि एक पर्सन एक ही टाइम पर दो कंट्रीज़ का सिटीज़न नहीं हो सकता एज फार एज इंडिया इज़ कंसर्न। अगर आप ब्रिटिश सिटीज़न हैं तो आप इंडियन सिटीज़न नहीं हो सकते। और बहुत बार हमने ये भी देखा है कि बहुत सारे लोग स्पेशली पॉलिटिक्स में इस बात को यूज़ करते हैं अपने ओपोनेंट की क्रेडिबिलिटी को चैलेंज करने के लिए। तो अब इस पर्टिकुलर आर्टिकल की बात करते हैं। तो यहाँ वॉलंटरली जो वर्ड है बहुत इम्पॉर्टेंट है। अगर किसी पर्सन ने अपनी मर्जी से दूसरे कंट्री की सिटीजनशिप ली है तभी ये आर्टिकल अप्लाई होगा। अगर किसी को फोर्सफुली और ऑटोमेटिकली किसी दूसरी कंट्री की सिटीजनशिप दे दी गई बिना उसके कंसेंट के, तो ये आर्टिकल शायद अप्लाई ना हो। इंडिया ओरिजिनली डुअल सिटीजनशिप अलाउ नहीं करता था और ये कॉन्स्टिट्यूशन के टाइम से ही क्लियर था। बाद में 2005 में ओवरसीज सिटीजनशिप ऑफ इंडिया OCI स्कीम आई, लेकिन वो एक्चुअल सिटीजनशिप नहीं है, वो एक स्पेशल स्टेटस है जो सर्टेन बेनिफिट्स देता है बट पॉलिटिकल राइट्स नहीं। अब आते हैं आर्टिकल 10 पे, कॉन्टिन्यूएंस ऑफ राइट्स ऑफ सिटीजनशिप। आर्टिकल 10 एक सेविंग प्रोविजन है जो कहता है कि जो भी पर्सन आर्टिकल 5 से 9 के अंडर इंडियन सिटीजन है या माना गया है वो इंडियन सिटीजन रहेगा सब्जेक्ट टू द प्रोविजन ऑफ एनी लॉ मेड बाय द पार्लियामेंट। मतलब एग्जिस्टिंग सिटीजनशिप कंटिन्यू रहेगी अनलेस पार्लियामेंट कोई लॉ बनाए जो सिटीजनशिप रेगुलेट करे। ये आर्टिकल एक्चुअली आर्टिकल 11 के साथ कंबाइंड होके कंप्लीट पिक्चर देता है। एक तरफ आर्टिकल 10 कहता है कि कंटिन्यू रहेगी, दूसरी तरफ आर्टिकल 11 पार्लियामेंट को पावर देता है कि जो सिटीजनशिप के बारे में कम्प्रिहेंसिव लॉ बना सकता है। ठीक है, तो आर्टिकल 11 देखते हैं, पार्लियामेंट्स पावर टू रेगुलेट सिटीजनशिप बाय लॉ। आर्टिकल 11 सबसे इम्पॉर्टेंट इनेबलिंग प्रोविजन है। ये पार्लियामेंट को एब्सोल्यूट पावर देता है कि वो सिटीजनशिप के एक्विजिशन, टर्मिनेशन और ऑल अदर मैटर्स से रिलेटेड सिटीजनशिप के बारे में लॉ बनाएं। इसका मतलब ये है कि आर्टिकल 5 से 10 सिर्फ ट्रांजिशनल प्रोविजंस हैं जो कॉन्स्टिट्यूशन के कमेंसमेंट के टाइम की सिचुएशन को एड्रेस करते हैं। परमानेंट और कम्प्रिहेंसिव सिटीजनशिप लॉ पार्लियामेंट को बनाना है, ये बात बहुत इम्पॉर्टेंट है। इसी आर्टिकल 11 के अंदर पार्लियामेंट ने सिटीजनशिप एक्ट 1955 बनाया जो आज भी हमारा प्राइमरी सिटीजनशिप लॉ है, ऑल्दो ये कई बार अमेंड हो चुका है, मोस्ट रिसेंटली इन 2019 थ्रू दी सिटीजनशिप अमेंडमेंट एक्ट CAA। एक इम्पॉर्टेंट पॉइंट यहाँ नोट कीजिए, वो ये है कि सुप्रीम कोर्ट ने कई केसेस में होल्ड किया है कि सिटीजनशिप राइट ऑल्दो बहुत इम्पॉर्टेंट है, एक कॉन्स्टिट्यूशनल राइट है रादर देन फंडामेंटल राइट है। पार्लियामेंट के पास पावर है कि वो सिटीजनशिप के रूल्स चेंज करे, लेकिन ये पावर आर्बिट्ररी नहीं हो सकती है और कॉन्स्टिट्यूशनल प्रोविजन के अगेंस्ट नहीं जा सकती है। तो ये इम्पॉर्टेंट चीज़ है, कोई भी पार्लियामेंट कोई भी आर्बिट्ररी लॉ नहीं बना सकती है।
अब हम बात करते हैं एक बहुत ही इम्पॉर्टेंट एक्ट की, सिटीजनशिप एक्ट 1955, मेन प्रोविजंस क्या क्या है इसके, ये देखते हैं। अब कॉन्स्टिट्यूशन के बाद जो एक्चुअल लॉ बना है वो है सिटीजनशिप एक्ट 1955। ये एक्ट सिटीजनशिप एक्वायर करने के 5 मोड्स डिफाइन करता है। पहला मोड है सिटीजनशिप बाय बर्थ। ओरिजिनली जो भी पर्सन इंडिया में पैदा होता था वो ऑटोमेटिकली सिटीजन बन जाता था, इरिस्पेक्टिव ऑफ पेरेंट्स नेशनैलिटी। लेकिन 1986 अमेंडमेंट के बाद ये प्रोविजन चेंज हुआ और पेरेंट्स की सिटीजनशिप भी कंसिडर होने लगी। फर्दर आई थिंक इन 2003 एक अमेंडमेंट आया और उसके बाद ये प्रोविजन और स्ट्रिक्ट हो गया, जहां दोनों पेरेंट्स या एक पेरेंट इंडियन सिटीजन होना चाहिए और दूसरा पेरेंट इलीगल माइग्रेंट नहीं होना चाहिए। अब जो दूसरा मोड है सिटीजनशिप बाय डिसेंट, ओके, सो ये जो डिसेंट का जो मामला है उसमें अगर कोई पर्सन इंडिया के बाहर पैदा हुआ है लेकिन उसके पेरेंट्स में से कोई एक इंडियन सिटीजन है बर्थ के टाइम, तो वो पर्सन इंडियन सिटीजनशिप क्लेम कर सकता है सब्जेक्ट टू सर्टेन कंडीशंस लाइक रजिस्ट्रेशन। वो बेसिक है। जो तीसरा मोड है सिटीजनशिप बाय रजिस्ट्रेशन, ये उन लोगों के लिए है जो स्पेसिफिकली डिफाइंड कैटेगरीज में आते हैं, जैसे पर्सन्स ऑफ इंडियन ओरिजिन जो सर्टेन कंट्रीज में रेजिडेंट हैं, पर्सन मैरिड टू इंडियन सिटीजन्स, माइनर चिल्ड्रन ऑफ इंडियन सिटीजन्स एट्सेट्रा। फोर्थ मोड है सिटीजनशिप बाय नेचुरलाइजेशन। ये फॉरेनर्स के लिए है जो इंडिया में लॉन्ग टर्म रेजिडेंस के बाद इंडियन सिटीजन एक्वायर करना चाहते हैं। इसके लिए 12 इयर्स का एग्रीगेट रेजिडेंस रिक्वायरमेंट है विद अदर कंडीशंस लाइक गुड कैरेक्टर, नॉलेज ऑफ इंडियन लैंग्वेज एट्सेट्रा, ताकि मतलब एक इंडियननेस हो कि आप इंडिया की चीज़ों को वैल्यू कर रहे हैं, जान रहे हैं, तभी मतलब आप इंडियन सिटीजन बनने के लायक हैं। फिफ्थ जो मोड है सिटीजनशिप बाय इनकॉर्पोरेशन ऑफ टेरिटरी। अगर कोई नई टेरिटरी इंडिया में मर्ज होती है तो गवर्नमेंट नोटिफिकेशन के थ्रू उस टेरिटरी के रेजिडेंट्स को इंडियन सिटीजनशिप दे सकती है, जैसे गोवा में हुआ, दामन एंड दीव के रेजिडेंट को 1961 में, फिर सिक्किम के रेजिडेंट को 1975 में सिटीजनशिप मिली। अब हम बात करते हैं लॉस ऑफ सिटीजनशिप। जिस तरह सिटीजनशिप अक्वायर होती है उसी तरह सिटीजनशिप लूज भी हो सकती है। सिटीजनशिप एक्ट 1955 3 मोड्स ऑफ लूजिंग सिटीजनशिप भी डिफाइन करता है। पहला जो मोड है वो रिनंसिएशन। कोई भी अडल्ट इंडियन सिटीजन अपनी सिटीजनशिप वॉलंटरली रिनाउंस कर सकता है बाय मेकिंग अ डिक्लेरेशन। जब एक पर्सन सिटीजनशिप रिनाउंस करता है तो उसके माइनर चिल्ड्रन भी इंडियन सिटीजनशिप जो है वो लूज कर देते हैं, लेकिन उनके जो 18 इयर्स के होने के 1 साल के अंदर सिटीजनशिप रिज्यूम करने का राइट है बच्चों के लिए। जो उनके माइनर बच्चे हैं जो वो लूज कर देते हैं अपने पेरेंट्स के सिटीजनशिप रिनाउंस करने पे, तो वो उन्हें 18 इयर्स के होने के 1 साल के अंदर सिटीजन्स जो है उनका सिटीजनशिप रिज्यूम करने का उनके पास राइट्स है। दूसरा मोड है टर्मिनेशन। जैसे आर्टिकल 9 में भी था, अगर कोई इंडियन सिटीजन वॉलंटरी किसी दूसरे कंट्री की सिटीजनशिप एक्वायर करता है तो उसकी इंडियन सिटीजनशिप ऑटोमेटिकली टर्मिनेट हो जाती है। ये जानबूझकर फॉरेन सिटीजनशिप लेने पर अप्लाई होता है। तीसरा मोड है डेप्रीवेशन। ये गवर्नमेंट के द्वारा फोर्सफुली सिटीजनशिप छीनना है जो सर्टेन ग्राउंड पर हो सकता है, जैसे सिटीजनशिप फ्रॉड से ली हो, पर्सन इंडिया के खिलाफ वॉर में एनिमी साइड से लड़ा हो, पर्सन ने इंडिया के साथ डिसलॉयलिटी दिखाई हो रजिस्ट्रेशन या नेचुरलाइजेशन के 5 साल के अंदर, या पर्सन कंटिन्यूअस 7 इयर्स तक इंडिया के बाहर रहा हो। डेप्रीवेशन एक प्यूनिटिव मेजर है और नेचुरली एक्वायर्ड सिटीजन के अगेंस्ट बहुत रेयरली यूज होता है।
अब हम बात करेंगे सिटीजनशिप अमेंडमेंट एक्ट 2019 की, जो कि बहुत ही कंटेम्प्रेरी डिबेट है। सिटीजनशिप एक्ट का सबसे रीसेंट और कंट्रोवर्शियल अमेंडमेंट है सिटीजनशिप अमेंडमेंट एक्ट 2019, कॉमनली नोन एज CAA। ये अमेंडमेंट स्पेसिफिकली पाकिस्तान, बांग्लादेश और अफगानिस्तान से आए हिंदू, सिख, बुद्धिस्ट, जैन, पारसी और क्रिश्चियन रिफ्यूजीज को सिटीजनशिप देने के लिए था, जो 31 दिसंबर 2014 से पहले इंडिया आए हों। इस अमेंडमेंट के सपोर्टर्स आर्ग्यू करते हैं कि ये रिलीजियस परसिक्यूशन फेस करने वाले माइनॉरिटीज़ को प्रोटेक्शन देता है जो नेबरिंग इस्लामिक कंट्रीज़ में परसिक्यूटेड है। क्रिटिक्स का आर्ग्यूमेंट ये है कि ये रिलीजन जो बेस्ड क्लासिफिकेशन है, जो आर्टिकल 14 के सेक्युलर प्रिंसिपल के अगेंस्ट है, क्योंकि मुस्लिम को स्पेसिफिकली एक्सक्लूड किया गया है। सुप्रीम कोर्ट में मल्टीपल पिटिशन फाइल हुए हैं CAA को चैलेंज करते हुए, और ये मैटर अभी भी कोर्ट्स में पेंडिंग है। ये एक लाइव एग्जाम्पल है कि कैसे सिटीजनशिप लॉ इवॉल्व होता है और कैसे ये सोसाइटल और पॉलिटिकल डिबेट का सब्जेक्ट बनता है। अब हम बात करते हैं सिंगल सिटीजनशिप या इंडियन मॉडल वर्सेस फेडरल मॉडल। एक इम्पॉर्टेंट कॉन्सेप्ट जो आपको समझना चाहिए वो है कि सिंगल सिटीजनशिप का इंडिया ने सिंगल सिटीजनशिप अडॉप्ट की है, अनलाइक कंट्रीज़ लाइक USA, जहाँ डुअल सिटीजनशिप होती है, यानी फेडरल सिटीजनशिप भी और स्टेट सिटीजनशिप भी। एक अमेरिकन सिटीजन साइमल्टेनियसली सिटीजन ऑफ यूनाइटेड स्टेट है और सिटीजन ऑफ से कैलिफोर्निया और टेक्सास भी है। इंडिया में ऐसा नहीं है, चाहे आप पंजाब में रहें या तमिलनाडु में, केरला में रहें या गुजरात में, आपकी सिटीजनशिप सिर्फ इंडियन सिटीजनशिप है। स्टेट सिटीजनशिप जैसी कोई चीज़ नहीं है इंडियन सिस्टम में। ये डिसीजन डेलिबरेटली लिया गया था नेशनल इंटीग्रेशन को प्रमोट करने के लिए। पार्टीशन के बाद जब लिंग्विस्टिक और रीजनल आइडेंटिटीज़ बहुत स्ट्रॉन्ग थी, कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली ने फील किया कि सिंगल सिटीजनशिप नेशनल यूनिटी के लिए ज़रूरी है। इसका प्रैक्टिकल इम्प्लिकेशन ये है कि एक इंडियन सिटीजन इंडिया के किसी भी पार्ट में फ्रीली मूव कर सकता है, रह सकता है, प्रॉपर्टी खरीद सकता है, बिजनेस कर सकता है विदाउट एनी रेस्ट्रिक्शन बेस्ड ऑन द स्टेट रेजिडेंस। हालांकि कुछ स्पेशल प्रोविजंस हैं सर्टेन स्टेट्स लाइक सर्टेन स्टेट्स के लिए, जैसे आर्टिकल 371 सीरीज़ में जो नॉर्थ ईस्टर्न स्टेट और अदर स्पेशल कैटेगरी स्टेट्स के लिए लैंड ओनरशिप और एम्प्लॉयमेंट में कुछ रेस्ट्रिक्शंस अलाउ करती हैं, लेकिन ये सिटीजनशिप के मैटर से अलग है। ये स्पेशल प्रोटेक्शंस हैं ट्राइबल लैंड और कल्चर्स के लिए। अब हम आते हैं सिटीजनशिप एंड फंडामेंटल राइट्स में। अब एक बात बहुत इम्पॉर्टेंट नेक्सस समझना यहाँ बहुत ज़रूरी है, जो कि है सिटीजनशिप और फंडामेंटल राइट्स के बीच में। कॉन्स्टिट्यूशन में दो तरह के फंडामेंटल राइट्स हैं अगर हम सिटीजनशिप के लेंस से देखें। पहली जो कैटेगरी है वो राइट्स जो सिर्फ सिटीजन्स के लिए है। आर्टिकल 15 जो डिस्क्रिमिनेशन प्रोहिबिट करता है रिलीजन, रेस, कास्ट, सेक्स, प्लेस ऑफ बर्थ के बेसिस पे, ये सिर्फ सिटीजन्स के लिए। आर्टिकल 16 जो इक्वल अपॉर्चुनिटी इन पब्लिक एम्प्लॉयमेंट की बात करता है, ये भी सिर्फ सिटीजन्स के लिए है। आर्टिकल 19 जो 6 फ्रीडम्स देता है, इंक्लूडिंग फ्रीडम स्पीच, मूवमेंट, रेजिडेंस, प्रोफेशन, ये भी सिर्फ सिटीजन्स के लिए। आर्टिकल 29 और 30 जो कल्चरल एंड एजुकेशनल राइट्स में माइनॉरिटीज़ के, ये भी सिटीजन्स के लिए है। वोटिंग राइट्स अंडर आर्टिकल 326, ये भी सिर्फ सिटीजन्स के लिए है। दूसरी कैटेगरी वो राइट्स जो सबके लिए है, सिटीजन्स एंड नॉन सिटीजन्स दोनों के लिए, जिनको कभी कभी नॉन सिटीजन्स को एलियंस भी कहते हैं। आर्टिकल 14 को इक्वालिटी बिफोर लॉ कहते हैं। ये कहता है
कि ये सबके लिए है। आर्टिकल 20 जो प्रोटेक्शन अगेंस्ट कन्विक्शन फॉर सर्टेन ऑफेंसेस देता है, ये सबके लिए है। आर्टिकल 21 जो है, जो राइट टू लाइफ एंड पर्सनल लिबर्टी की बात करता है, ये भी सबके लिए है और सुप्रीम कोर्ट ने इसको बहुत एक्सपैंड किया है। आर्टिकल 21A जो राइट टू एजुकेशन है 6 to 14 ईयर्स चिल्ड्रन के लिए, ये भी लार्जली यूनिवर्सल है। आर्टिकल 22 जो अरेस्ट और डिटेंशन के अगेंस्ट प्रोटेक्शन देता है, ये भी सबके लिए। तो आप देख सकते हो कि सिटीजनशिप एक क्रूशल डिटर्मिनेंट है कि आपको कितने राइट्स मिलेंगे। एक नॉन सिटीजन को फंडामेंटल राइट्स मिलते हैं लेकिन कंप्लीट प्रोटेक्शन नहीं मिलता, स्पेशली पॉलिटिकल राइट्स और फ्रीडम जो डेमोक्रेटिक पार्टिसिपेशन से रिलेटेड है, वो एक्सक्लूसिवली जो है सिटीजन्स के लिए रिजर्व्ड है। अगर हम जुडिशियल इंटरप्रिटेशंस एंड लैंडमार्क केसेस की बात करें जो भी सिटीजनशिप से रिलेटेड है, तो सिटीजनशिप के रिगार्डिंग सुप्रीम कोर्ट ने कई इंपॉर्टेंट जजमेंट्स दिए हैं जो कॉन्स्टिट्यूशन के प्रोविजंस को इंटरप्रीट करते हैं। स्टेट ऑफ बिहार वर्सेस कुमार अमर केस में सुप्रीम कोर्ट ने क्लैरिफाई किया कि सिटीजनशिप एक स्टेटस है जो बर्थ से या लीगली प्रिस्क्राइब्ड मेथड से एक्वायर होती है और ये स्टेटस कंटिन्यूअस रहता है अनलेस लीगली टर्मिनेटेड। एंड इजहार अहमद खान वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया में सुप्रीम कोर्ट ने डील किया क्रॉस बॉर्डर माइग्रेशन के कॉम्प्लेक्स इश्यूज के साथ और सिटीजनशिप डिटर्मिनेशन में एविडेंस के रोल को डिस्कस किया। सर्बानंदा सोनोवाल वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया केस असम में इलीगल माइग्रेशन के कॉन्टेक्स्ट में एक्सट्रीमली सिग्निफिकेंट है। इस केस में सुप्रीम कोर्ट ने IMDT एक्ट को स्ट्राइक डाउन किया और इलीगल इमिग्रेशन को एक्सटर्नल अग्रेशन के इक्विवेलेंट बताया। मोस्ट रिसेंटली असम NRC नेशनल रजिस्ट्रेशन ऑफ सिटीजन्स एंड CAA से रिलेटेड केसेस सुप्रीम कोर्ट के सामने पेंडिंग है जो सिटीजनशिप लॉ के फ्यूचर ट्रेजेक्टरी को शेप करेंगे। अब हम जो कंक्लूड कर सकते हैं इस पर्टिकुलर लेक्चर से, तो ये आज हमने देखा कि सिटीजनशिप एक सीमिंगली सिंपल कॉन्सेप्ट है लेकिन इंडियन कॉन्टेक्स्ट में ये हिस्टोरिकली, पॉलिटिकली एंड कॉन्स्टिट्यूशनली बहुत कॉम्प्लेक्स है। पार्ट 2 के आर्टिकल्स 5 से 11 प्राइमरीली ट्रांजिशनल प्रोविजंस हैं जो पार्टीशन के इमीडिएट आफ्टरमैथ को एड्रेस करते थे, लेकिन आर्टिकल 11 के थ्रू पार्लियामेंट को पावर है कि वो कॉम्प्रिहेंसिव सिटीजनशिप लॉ बनाए जो टाइम के साथ इवॉल्व हो सके। सिटीजनशिप एक्ट 1955 को जो हमने देखा, वो जो कई बार अमेंड हो चुका है, हमारा प्राइमरी लॉ है जो सिटीजनशिप एक्विजिशन, टर्मिनेशन एंड रिलेटेड मैटर्स को गवर्न करता है। सिंगल सिटीजनशिप इंडिया का कॉन्शियस चॉइस है नेशनल इंटीग्रेशन के लिए और सिटीजनशिप डायरेक्टली डिटरमाइन करती है कि एक पर्सन को कितने कॉन्स्टिट्यूशनल राइट्स मिलेंगे। कंटेम्प्रेरी डिबेट्स में हमने देखा CAA NRC और इलीगल इमिग्रेशन के इश्यूज को शो करता है कि सिटीजनशिप लॉ स्टैटिक नहीं है, ये कॉन्स्टेंटली इवॉल्विंग है और सोशल, पॉलिटिकल और लीगल चैलेंजेस फेस करता है। तो ये सारी चीज़ें हमें ध्यान रखनी चाहिए कि जब हम सिटीजनशिप की बात कर रहे हैं तो सिटीजनशिप को सिर्फ ये ना देखे कि यू आर बॉर्न हियर सो यू आर सिटीजन ऑफ इंडिया। सिटीजनशिप बहुत ही कॉम्प्लेक्स चीज़ है। ये अगर हमने शुरुआत इस तरीके से की कि वो एक बॉन्ड है तो वो एक सिंपल बॉन्ड नहीं है, वो बहुत ही कॉम्प्लेक्स बॉन्ड है और उसके कई पहलू हैं। और सिटीजनशिप जो है वो हिस्टोरिकली बहुत शेप हुआ है डिफरेंट कंडीशन में। हमने जो शुरू में देखा कि कैसे पार्टीशन के टाइम में जो चीज़ें हो रही थी उन चीज़ों को ध्यान में रखते हुए ये सारी चीज़ें बनी और हो सकता है कि जो उस वक्त पार्टीशन को ध्यान में रखते हुए बनी वो चीज़ें अभी उतनी आपको रेलेवेंट नहीं लग रही हो, बट यू नेवर नो कि वो सारी चीज़ें कब कैसे काम आ जाए। और जो आर्टिकल 11 है वो तो बहुत ही रेलेवेंट है
कि पार्लियामेंट के पास पावर है कि वो लॉ बनाए सिटीजनशिप से रिलेटेड, लेकिन उसके साथ ही साथ ये भी है कि आप आर्बिट्ररी लॉज नहीं बना सकते। आर्बिट्ररी लॉज बनाने से क्या होता है कि ऑफ कोर्स कोर्ट जो है वो इंटरफियर करेगी, सिविल सोसाइटी उस चीज़ को चैलेंज करेगी। हमने CA/NRC में देखा कि कितने सारे प्रोटेस्ट हुए, कितने लोगों ने उस चीज़ के अगेंस्ट प्रोटेस्ट किया, और कैसे गवर्नमेंट को अकाउंटेबल ठहराने की कोशिश की। कैसे सुप्रीम कोर्ट ने भी बोला कि बहुत सारे फैब्रिक्स जो कॉन्स्टिट्यूशनल फैब्रिक्स हैं उसको वो चैलेंज करता है। सिविल सोसाइटी के लोगों ने भी ये कहा कि जो गवर्नमेंट है वो सेक्युलर फैब्रिक को डिस्टर्ब कर रही है बाय टारगेटिंग अ पर्टिकुलर कम्युनिटी ऑफ इंडिया। So these things are really important and you should reflect upon these questions. Thank you for